नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और आपका स्वागत है क्रिप्टो 3.0 पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज बिटकॉइन। की बिटकॉइन है क्या। कि कोई कहता है कि ये डिजिटल करेंसी है, कोई कहता है ये क्रिप्टो करेंसी है, कोई कहता है इट इज़ फेक, कोई कहता है इट इज़ स्कैम, कोई कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे लीगल नहीं मानती। तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में बिटकॉइन को लेकर हैं और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल्स वर्ड जैसे ब्लॉकचेन, मार्केट रूट फंक्शंस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक आपने ऐसे सुन रखे हैं जिनसे आपको डर लगता है कि यार ये है क्या। बड़ी प्यारी टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इतनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। हर चीज़ का देखने का एक नज़रिया है, हर दिन की एक रात है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल इस बारे में कि कैसे हम मनी को क्लासिफाई करेंगे और बिटकॉइन क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपन शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ बिटकॉइन। तो अगर आप समझना चाहते हो बिटकॉइन को तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मनी को, कि पैसा क्या है। ठीक है, माइकल सेलर कहते हैं कि अगर बिटकॉइन समझना है तो मनी समझो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी, कि मनी है क्या। तो बेसिकली जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो मनी को 3 डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं कि जिससे अपन मनी को डिफाइन कर सके। फर्स्ट, दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप किसी भी चीज़ के बदले पैसे को दो और उस चीज़ को खरीद लो। जैसे आप किसी केले वाले के पास गए, आपने पूछा कि कितने रुपए केले हैं, उसने कहा भाई साहब 20 रुपये किलो। आपने उसको 20 रुपये का एक नोट थमाया और आपको उसने बदले में 1 किलो केले दे दिए। ठीक है ना। तो अगर आपका करेंसी अच्छा है तो ये पहली बात तो वाइडली एक्सेप्टेड होगा, यानी कि जिस भी एरिया, रीजन या फिर नेशन या फिर वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी ये काम करता है वहाँ पर कोई भी बंदा आपको वो केले देने से मना नहीं कर सकता। दूसरा, ये एक पेमेंट मैकेनिज्म में काम आता है कि आप इसके थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का पेमेंट हो। और तीसरा, ये फाइनेंशियल सेक्टर में एज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एसेट के रूप में वर्क करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है मनी की वो होती है स्टोर वैल्यू, इसकी संग्रहण कीमत। अगर अपन इसकी स्टोर वैल्यू की बात करें तो स्टोर वैल्यू को अगर अपन एक लाइन में समझना चाहें तो स्टोर वैल्यू अपन किसी भी चीज़ की उस क्षमता को कह सकते हैं। मान लीजिए कि आज आपके 20 रुपये से 1 किलो केले आ रहे हैं, तो क्या आने वाले 50 साल बाद भी कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि 20 रुपये के 1 किलो केले ही आएंगे। तो स्टोर वैल्यू को अपन डिफाइन करते हैं कि किसी भी एसेट की वो कीमत की भविष्य के साथ में या तो वही रहे, ठीक है ना, या फिर कम ना हो। जैसे हमारा सोना है, 1 किलो सोने से पहले जितना सामान आता था लगभग 1 किलो सोने से आज भी उतना ही सामान आता है। समय के साथ इसकी वैल्यू गिरती नहीं है। आपने अपने घर में दादा दादी या फिर पापा मम्मी से सुना होगा कि पहले 2 रुपये का 1 किलो घी आ जाता था। क्या आज पॉसिबल है वो 2 रुपये का 1 किलो घी लाना? ठीक है, तो अगर आप अपनी करेंसी को देख रहे हो तो उसकी एक स्टोर वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड की एक स्टोर वैल्यू है। तीसरा जो मनी का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, यूनिट ऑफ अकाउंट को अपन कैसे समझेंगे कि हर मनी की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 20 रुपये के 1 किलो केले आते हैं और फिर मैं दूसरे आदमी के पास जाता हूँ जो कहता है कि भाई साहब 40 रुपये के 1 किलो संतरे आते हैं, तो मैं 40 रुपये के 1 किलो संतरे लिए और अगर मैं संतरों को लेकर के केले वाले के पास जाता हूँ कि भैया क्या आप मेरे ये संतरे ले लोगे और मुझे क्या 2 किलो केले दे दोगे, तो वो ऐसा कर लेगा क्योंकि आप इससे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको मनी को समझना है तो आपको 3 चीज़ें समझनी है। फर्स्ट ऑफ दैट स्टोर वैल्यू, सेकंड इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। तो आप अपनी मनी का क्या क्या प्रयोग कर सकते हो। आपकी मनी से आप चीज़ें खरीद सकते हो, आपकी एक परचेजिंग पावर होती है। दूसरा, आप अपने जो लोन्स हैं या डेब्ट्स हैं आप उनको चुका सकते हो। तीसरा, आप अपने मनी को आप स्टोर कर सकते हो। और चौथा जो सबसे यूजफुल है वो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई भी नई कंपनी या प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या
जो आप करेंसी यूज कर रहे हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, क्या उसके अंदर ये तीनों चारों क्वालिटीज़ हैं जो एक मनी के अंदर होनी चाहिए। तो मनी को समझते हैं, देखते हैं कि मनी कितने प्रकार की है। मनी को वैसे मैंने क्लासीफाई किया 3 टाइप्स में, लोग इसे 2 टाइप्स में या ज़्यादा टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे कि मनी 3 तरीके की है, एक फिजिकल मनी, एक डिजिटल मनी, एक क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मनी की। फिजिकल मनी जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये महात्मा गांधी की फ़ोटो वाला एक नोट है जो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा साइन किया हुआ है और इसकी कीमत 500 रुपये है। तो इसकी कीमत की चीज़ें मैं मार्केट में जाकर खरीद सकता हूँ। तो ऐसे नोट को अपन कहते हैं फिजिकल मनी। फिजिकल मनी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। फिजिकल मनी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर मैं 500 रुपये अपने भाई को देता हूँ तो कोई तीसरा व्यक्ति मुझे इसे देने से रोक नहीं सकता कि भाई आप 500 रुपये क्यों दे रहे हो। दूसरी बात, इसे सेंसर नहीं कर सकता और इस ट्रांजैक्शन पर कोई कमीशन नहीं ले सकता। जैसे अगर आप किसी शोरूम में जाते हो और अगर वहाँ से आप अगर 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हो और अगर आप 2-2 हज़ार रुपये के 5 नोट देते हो तो वो आपसे ये नहीं बोल सकता कि भैया आपका जो 2,000 रुपये का नोट है वो हम 1800 में चलाएंगे, ठीक है ना। अब इस मनी के क्या डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कि ये इजीली मिसयूजेबल है, कि आप इसको करप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इजीली मिसयूज कर सकते हो। आपका जो फिजिकल कैश है उसको कोई भी आसानी से चुरा सकता है और आप इसका पेमेंट इमीडिएट प्रोसेसिंग में नहीं कर सकते। अगर आप इमीडिएट प्रोसेसिंग में पेमेंट करते हो, यू नीड टू कीप अ बुक। आपको एक बही खाता रोकड़ बनाना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा कि आज मैंने इतना पैसा इसको दिया, उससे इतना पैसा लिया, जैसे हम बनिए लोग करते हैं लाल बही में, ठीक है ना। और जो सबसे जो नकारात्मक सेगमेंट है इस मनी का वो ये है कि ये डिस्टेंस पर वर्क नहीं करता। डिस्टेंस का फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा एक दोस्त है जो जयपुर में बैठा है, तो मैं इस मनी को, इस 500 के नोट को दिल्ली से जयपुर नहीं भेज सकता। या तो मुझे जयपुर जाना पड़ेगा इस नोट को लेकर के लिए, या फिर मेरे भाई को या फिर मेरे दोस्त को जयपुर से दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये इस पैसे का सबसे गंदा अपन कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है। समझते हैं कि अपना ये डिजिटल कैश क्या होता है। डिजिटल कैश बेसिकली बैंक ट्रांसफर्स होते हैं जो आप डिजिटली अपने फ़ोन से करते हो, बैंक के ऐप्स को यूज करके करते हो, या फिर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह के जो यूपीआई, भीम यूपीआई इंटरफेसेस होते हैं उनके द्वारा जो आप करते हो। अब इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दैट इज़ अ ट्रस्ट, सेकंड इज़ अ ट्रांसपेरेंसी, कि आपको सामने वाली थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। मान लीजिए कि मैं अगर अपने दोस्त को या अपने बड़े भाई को अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र करता हूं तो मैं किसी इंटरफेस को यूज करूंगा, किसी बैंक सर्वर को यूज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस बैंक के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से एक थर्ड पार्टी, एक तीसरा व्यक्ति हम दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात कि जो मेरा पैसा है वो मुझे कस्टडी में रखना पड़ेगा अपने बैंक या किसी थर्ड पार्टी के पास में। वो मेरे अकाउंट में दिखाई देगा लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं होगा, वो बैंक के पास रहेगा और मुझे बैंक को एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि मैं इस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने मित्र को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो बैंक आपके उस ट्रांजैक्शन का हिसाब भी रखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं वो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो है, फर्स्ट इज़ अ ट्रस्ट, सेकंड इज़ अ ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगर हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि ये भाई बिटकॉइन कैसे काम करता है, व्हाट इज़ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को भी अपन उन्हीं 3 आधारभूत स्तंभों से समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी स्टोर वैल्यू है, क्या ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इन तीनों चीज़ों को समझने से पहले आप ये जानिए कि क्या जो आप डेली बेसिस पर जो करेंसी यूज करते हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी करेंसी है, क्या उसके अंदर ये तीनों गुण हैं, ठीक है।
तो अपन बिटकॉइन की बात करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर बिटकॉइन से पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको इस स्लाइड में शो किए हैं कि कैन यू मेक अ पेमेंट विद अ बिटकॉइन, क्या आप बिटकॉइन से कोई पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। क्या बिटकॉइन वाइडली एक्सेप्टेड है, क्या हर व्यक्ति इसे एक्सेप्ट करता है। व्हाट अबाउट मर्चेंट एडोप्टेशन, कि जब तक व्यापारी वर्ग इस किसी भी करेंसी को जब तक एडोप्ट नहीं करता तब तक वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं होती। मान लीजिए कि 500 रुपये का नोट अगर मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाऊं तो हर दुकानदार, हर मॉल, हर व्यक्ति इसे एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे क्या बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि फर्स्ट डिजिटल एसेट ऑफ अ वैल्यू दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट विदाउट एनी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी हैविंग टू अप्रूव द ट्रांजैक्शन और बीइंग एबल टू डिनाई इट। तो बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है वहां पर कोई भी थर्ड पार्टी काम नहीं करती और आप बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डायरेक्टली कर सकते हैं। आपके अकाउंट में, आपके हाथ में बिटकॉइन रहता है, जैसे एक बैंक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा था और मुझे मेरा पैसा बैंक की कस्टडी में रखना पड़ रहा था। लेकिन जब अब हम बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हैं तो वो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में, मेरे हाथ में सेव रहता है, मेरे वॉलेट में सेव रहता है और मैं अपने वॉलेट से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिस भी व्यक्ति को मुझे वो पैसा भेजना है। तो यहाँ पर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अपन ने पहली स्लाइड में देखा था कि क्या 3 फंडेज हैं, क्या वाइडली एक्सेप्टेड है, तो बिटकॉइन को अभी एल सेल्वाडोर ने अपनी नेशनल करेंसी बनाया है और यूक्रेन रसिया वार में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है और फाइनेंशियल फ्री है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी स्टोर वैल्यू पर। तो स्टोर वैल्यू, जैसे कि आप इन्फ्लेशन देखते हैं कि हर साल 6 से 7%, 8% इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इन्फ्लेशन से आपका जो पैसा है वो डीवैल्यू होता है और जो बैंक्स हैं वो अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक दोहरी मार पड़ती है और कोई भी व्यक्ति ये इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि जो आपके पास फिजिकल कैश है उसकी सेम वैल्यू आने वाले 50 साल में रहेगी। क्योंकि हमारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं जितनी भी दुनिया की, उनके पास वो जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं। और अगर आप अमेरिका इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहले गोल्ड बैक करता था डॉलर को, लेकिन अब डॉलर को बैक करने के लिए गोल्ड भी नहीं है। तो आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे समय के साथ रद्दी हो जाता है। जैसे कि आपने वेनेजुएला और बहुत सारे जिम्बाब्वे जैसे देश देखे होंगे जहां पर एक क्राइसिस आपको देखने को मिला। तो बिटकॉइन की स्टोर वैल्यू काफ़ी अच्छी है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इसकी फिक्स सप्लाई है। इसकी फिक्स सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन, यानी कि दुनिया में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। और इसकी जो सप्लाई है वो हर साल, यानी कि इसका जो क्रिएशन है बिटकॉइन का ऑन दैट ब्लॉकचेन, वो हर साल आधा रह जाता है। यानी कि एक ब्लॉक को क्रिएट करने में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं, वो हर साइकिल के बाद में आधे हो जाते हैं। शुरुआत में 50 बिटकॉइन मिलते थे, वो घट करके 25 रह गए, फिर सेकेंड साइकिल में वो 12.5 रह गए, फिर 6.5 रह गए, ठीक है। तो ये अच्छी एक सप्लाई को कंटेन करता है। अब इसके साथ में 2 नकारात्मक पहलू हैं। वो 2 नकारात्मक पहलू हैं, पहला तो हाईली वोलेटाइल एसिड है, यानी कि इसकी जो कीमतें हैं वो फिलहाल डॉलर या फिर किसी भी नेशनल करेंसी की तुलना में हाईली वोलेटाइल है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $50,000 थी, उसके बाद में ये $65,000 तक गई, फिर 65,000 से घट करके वापस ये $34,000-32,000 तक आई। तो ये काफ़ी इन्फ्लेशंस करता है और पिछले 10 से 12 साल में $0 से $65,000 तक इसकी कीमत जा चुकी है। दूसरी बात, ये हाई रिस्क एसेट है। हाई रिस्क एसेट अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो कीमत है उसमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव होते हैं। क्या बिटकॉइन यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह वर्क करता है? तो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि आप किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हो 2 चीज़ों से, और क्या उन दोनों वैल्यूज़ को आप बिटकॉइन से कंपेयर कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो।
लेकिन आपकी जो फितरत है वो ये है कि आप हर चीज़ को पहले अपनी होम करेंसी में ट्रांसफ़र करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं कि एक बिटकॉइन से एक कार आती है, ठीक है ना, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बिटकॉइन की कीमत को आप अपनी नेशनल करेंसी में ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर नेशनल करेंसी की तुलना फिर वापस से बिटकॉइन में कर रहे हो। तो बिटकॉइन एक अलग करेंसी है, बिटकॉइन का मैकेनिज्म अलग है। तो एक बिटकॉइन की कीमत हमेशा एक बिटकॉइन के बराबर होती है। तो जब ये वाइडली एक्सेप्ट होगा पूरी दुनिया में, तो हमको ये जो इंटरमीडिएटरी करेंसीज हैं इनको बीच में लाने की या इनमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इसकी स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी ये डिटरमाइन होती है लिक्विडिटी ऑफ मार्केट देन द प्राइस ऑफ द एसेट। लिक्विडिटी को समझना चाहते हो तो लिक्विडिटी ये है कि मार्केट में जो पैसे का कैश फ्लो होता है, यानी कि लोग रोज बिटकॉइन खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो कीमतें हैं उनमें एक अस्थिरता देखने को मिलती है जब आप इसे तुलना करते हो किसी दूसरी करेंसी से। तो बिटकॉइन एक बहुत अपन कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन विकल्प है किसी भी थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, बुक कीपिंग के लिए। इसका ओपन लेजर है, वाइडली आप किसी भी देश में बैठ कर के नहीं इसको यूज कर सकते हो। तो ये है एक छोटा सा अंडरस्टैंडेबल वीडियो। इसके साथ में हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं पूरी की पूरी बिटकॉइन पर, जिसके ऊपर हम चरण दर चरण आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या। तो पूरी सीरीज देखनी है आपको और अंत तक जैसे इस वीडियो के बने रहे वो ऐसे ही बने रहना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त मयंक जैन और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।